हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अजयपाल यादव लेक्चरर में। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले पार्ट में हमने मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में पढ़ा था। आज उससे आगे हम पढ़ेंगे अशोक का धम्म। अशोक का धम्म, अशोक का धम्म। देखिए, अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया, अभिलेखों में उसे अशोक का धम्म कहा गया है। तो अशोक ने, यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशोक का धम्म क्या है। तो क्या लिखेंगे? अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु, अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया, उसे अभिलेखों में क्या कहा गया? अशोक का धम्म कहा गया है। तो अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया, उन्हीं आदर्शों के प्रतिपादन को अभिलेखों में अशोक का धम्म कहा गया। अशोक के धम्म की परिभाषा दूसरे तथा 7वें स्तंभ लेख में दी गई है। दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में अशोक के धम्म की परिभाषा है कि धम्म क्या है। उसके अनुसार, इनके अनुसार, पाप क्रम से निवृत्ति, पाप क्रम से निवृत्ति, विश्व का कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धम्म है। ये परिभाषा दी गई है किसमें? दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में, कि पाप क्रम से निवृत्ति, विश्व का कल्याण, दया, दान, सत्य क्रम की शुद्धि ही क्या है? धम्म है। साधु स्वभाव होना, साधु स्वभाव होना, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता लाना, दया रखना, दान करना, शुचिता रखना, प्राणियों का वध न करना, माता पिता तथा अन्य बड़ों की आज्ञा मानना, गुरु के प्रति आदर, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति दानशीलता होना व उचित व्यवहार करना अशोक द्वारा प्रतिपादित धर्म की या धम्म की आवश्यक शर्तें हैं। तो धम्म की आवश्यक शर्तें क्या हैं? कि उस व्यक्ति का स्वभाव साधु के जैसा होना चाहिए, कल्याणकारी कार्य करना चाहिए, पाप से रहित होना चाहिए, व्यवहार मृदु होना चाहिए, दया रखनी चाहिए, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव होना चाहिए, दान करना चाहिए, शुचिता रखनी चाहिए, प्राणियों का वध नहीं करना चाहिए, माता पिता तथा अन्य बड़ों की आज्ञा को मानना चाहिए, गुरु के प्रति आदर और श्रद्धा की भावना होनी चाहिए, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रमणों के प्रति दानशीलता होना और उचित व्यवहार करना, ये अशोक द्वारा प्रतिपादित धर्म की आवश्यक शर्तें हैं। अशोक तीसरे अभिलेख के अनुसार, देखिए, तीसरे अभिलेख के अनुसार धम्म में अल्प संग्रह और अल्प व्यय का भी विधान है, कि जो अशोक का धम्म ग्रहण करता है वो अल्प संग्रह करेगा, केवल आवश्यक वस्तुओं का ही संग्रह करेगा और व्यय मतलब खर्च भी कम करेगा। ये भी विधान है। ब्राभू शिलालेख के अनुसार अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्न, बुद्ध के त्रिरत्न क्या थे? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध के त्रिरत्न थे, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, अर्थात बुद्ध जैसा ज्ञानी पुरुष, धम्म, उसके धम्म के आचार विचार या बुद्ध के उपदेशों को मानना, स्वीकार करना, संघ, भिक्षु और भिक्षुणियों के रहने का संगठन या भिक्षु और भिक्षुणियों का संगठन संघ कहलाता है। तो बुद्ध में, उसके धम्म में और संघ में, तीनों में क्या करना? आस्था प्रकट की। और किसने प्रकट की थी? अशोक ने। कौन से शिलालेख से ज्ञात होता है ये? ब्राभू शिलालेख से। सांची, रायसेन मध्य प्रदेश, सारनाथ
वाराणसी उत्तर प्रदेश। लघु स्तंभ लेख में अशोक ने कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु और भिक्षुणियों को बहिष्कृत कर दिया जाए। ये आदेश किसमें दिया था? सांची और सारनाथ लघु स्तंभ लेख में अशोक ने कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया था कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु और भिक्षुणियों को संघ से क्या कर दिया जाए? बहिष्कृत कर दिया जाए। प्रथम शिलालेख में अशोक ने 14 शिलालेख लिखवाए थे और प्रथम शिलालेख में यह विज्ञप्ति जारी की गई थी कि किसी भी यज्ञ के लिए पशुओं का वध न किया जाए। पशुओं का वध न किया जाए, यह विज्ञप्ति किसमें जारी की गई? प्रथम शिलालेख में। धम्म यात्रा अशोक से पूर्व विहार यात्राएं की जाती थी। देखिए विहार क्या होता है? विहार जहाँ पे बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियाँ रहते थे उसको विहार कहा जाता है। तो अशोक से पूर्व विहार यात्राएं की जाती थी। इनमें राजा पशुओं का शिकार करते थे। अशोक ने इनके स्थान पर, किनके स्थान पर? इन विहार यात्राओं के स्थान पर धम्म यात्रा का प्रावधान किया। कौन सी यात्रा? धम्म यात्रा, जिसमें बौद्ध स्थानों की यात्रा तथा ब्राह्मणों, श्रमणों, वृद्धों को स्वर्ण दान दिया जाता था। तो अशोक ने विहार यात्रा के स्थान पर कौन सी यात्रा शुरू की? धम्म यात्रा शुरू की। अर्थात इसमें बुद्ध के जीवन से संबंधित जो स्थान थे, जैसे बुद्ध का जन्म स्थान, उनको जहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ, जहाँ उनको निर्वाण हुआ, ऐसे स्थानों की यात्राएं शुरू की गई। और इन यात्राओं के दौरान ब्राह्मणों, श्रमणों, वृद्धों को स्वर्ण दान दिया जाता था। अनुसंधान अशोक के काल में राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिकों, राजूकों और युक्तकों, ये राज्य के कर्मचारी थे, प्रादेशिक, राजूकों और युक्तकों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था, जिसे अभिलेखों में क्या कहा गया है? अनुसंधान कहा गया है। तो प्रादेशिकों, राज्य के कर्मचारी होते थे, प्रादेशिक, राजूक और युक्तकों, इनको प्रत्येक 5वें वर्ष धर्म के प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था और इसे ही अभिलेखों में क्या कहा? अनुसंधान कहा गया है। प्रादेशिक नामक अधिकारी जिले और गांव के अधिकारियों पर नियंत्रण रखता था। राजूक नामक अधिकारी भूमि का सर्वेक्षण और भूमि की पैमाइश करने वाला अधिकारी था। युक्तक नामक अधिकारी राजस्व एकत्रित करने वाला अधिकारी था। इनको प्रत्येक 5 वर्ष बाद धर्म प्रचार के लिए यात्रा पर भेजा जाता था और इसे अभिलेखों में अनुसंधान कहा गया है। धम्म महामात्र ये कौन होते थे? एक नया पद सृजित किया था अशोक ने, धम्म महामात्र, और ये विभिन्न संप्रदायों में सामंजस्य रखने वाले और दंड को कम करने वाले या दंड दिए गए व्यक्ति की सजा को कम करने वाले अधिकारी होते थे। जैसे राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में, राज्याभिषेक अशोक का कब हुआ था? 259 ईसा पूर्व में। तो 14वें वर्ष यानी 255 ईसा पूर्व में अशोक ने, राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जिनके मुख्य कार्य थे। कब की धम्म महामात्रों की नियुक्ति? राज्याभिषेक के 14वें वर्ष। और इन धम्म महामात्रों के क्या कार्य थे? जनता में धर्म का प्रचार करना, जनता में धर्म का या धम्म का प्रचार करना। जो अशोक ने धम्म क्या है? प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए आचरणों की एक संहिता बनाई अशोक ने, और उसे ही अभिलेखों में क्या कहा गया? धम्म कहा गया। तो इस धम्म का प्रचार करना,
ये इन धम्म महामात्रों का कार्य था धम्म का प्रचार करना, उन्हें कल्याणकारी कार्य करने तथा दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना। किसको? जनता को। जनता में धम्म का प्रचार करना और कल्याणकारी कार्य करने तथा दानशीलता के लिए प्रोत्साहित करना। कारावास से कैदियों को मुक्त कराना या उनकी सज़ा कम करना, उनके परिवार की आर्थिक सहायता करना, ये कार्य किसके थे? धम्म महामात्र के। और धम्म महामात्र की नियुक्ति कब की गई? राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई। अभिलेख। अभिलेख देखिए, अभिलेख क्या होते हैं? या तो किसी धातु पर या पत्थर की कठोर सतह पर जो लेख लिखा जाता है उसे ही क्या कहा जाता है? अभिलेख कहा जाता है। तो अशोक प्रथम शासक था, अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया। अभिलेख लिखवाने वाला भारत का पहला शासक कौन था? अशोक। अशोक ने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया। इसकी प्रेरणा उसे अभिलेखों की प्रेरणा अशोक को कहाँ से मिली? उसे ईरान का राजा था दारा, जिसे डेरियस प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। तो अशोक को अभिलेख लिखवाने की प्रेरणा ईरान के राजा दारा या डेरियस प्रथम से मिली। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। कौन सी लिपि में लिखवाए गए? अशोक ने ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अराइमिक लिपि में अपने अभिलेख लिखवाए। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं, जबकि पश्चिमोत्तर भारत, मानसेरा और शाहबाजगढ़ी से प्राप्त उसके अभिलेख खरोष्टी लिपि में हैं। पाकिस्तान से प्राप्त हैं ये कौन सी लिपि में? खरोष्टी लिपि में हैं। तो मुख्य रूप से अधिकांश अभिलेख किस लिपि में थे? ब्राह्मी लिपि में। लेकिन पश्चिमोत्तर भारत के अभिलेख किस लिपि में प्राप्त हुए? खरोष्टी लिपि में। टोपरा से दिल्ली लाए गए एक स्तंभ पर 7 लेख एक साथ उत्कीर्णित हैं। दूसरे व तीसरे अभिलेख में यवन नरेश एंटियोक्स द्वितीय का उल्लेख मिलता है। जो दूसरा और तीसरा अभिलेख है उसमें यवन नरेश एंटियोक्स का उल्लेख मिलता है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता जेम्स प्रिसेप को प्राप्त हुई। मोस्ट इम्पोर्टेंट, अशोक का अभिलेख पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जेम्स प्रिसेप। किस भाषा में थे? ब्राह्मी में, ब्राह्मी लिपि में और खरोष्टी और ग्रीक अराइमिक लिपि में। उनको पढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जेम्स प्रिसेप था। ताम्रपर्णी श्रीलंका। देखिए, ताम्रपर्णी श्रीलंका के राजा तिस ने अशोक से प्रभावित होकर देवानामपिय की उपाधि धारण की। अशोक ने भी यह उपाधि धारण की थी और उसी से प्रभावित होकर श्रीलंका के राजा तिस ने भी यह उपाधि धारण की। दूसरे राज्याभिषेक के अवसर पर उसने अशोक को आमंत्रित किया। किसने? श्रीलंका के राजा तिस ने। अशोक का पुत्र महेंद्र बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर वहाँ पहुँचा। कहाँ पहुँचा? श्रीलंका पहुँचा, क्योंकि इसने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर अशोक को आमंत्रित किया था। तो अशोक का प्रतिनिधित्व करते हुए उसका पुत्र महेंद्र बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर श्रीलंका पहुँचा। यहाँ से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पदार्पण माना जाता है। अशोक की पुत्री संघमित्रा भी और महेंद्र दोनों ही श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए गए थे। 40 वर्ष शासन करने के बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हो गई। ये अभिलेख हैं, ये किस पे लिखे जाते हैं? या तो कठोर सतह होनी चाहिए, और वो कठोर सतह किसकी हो सकती है? या तो किसी धातु की हो सकती है या पत्थर की। तो पत्थर या धातु की कठोर सतह पर उत्कीर्ण लेख क्या कहलाते हैं? अभिलेख।
और अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जेम्स प्रिसेप। याद रखना, जेम्स प्रिसेप। अशोक के उत्तराधिकारी तथा मौर्य साम्राज्य का पतन। अशोक के उत्तराधिकारी और मौर्य साम्राज्य का पतन। अशोक के बाद अगले 50 वर्ष तक उसके कमज़ोर उत्तराधिकारियों का शासन रहा। अशोक के बाद कुणाल राजा बना, जिसे दिव्यदान, बौद्ध ग्रंथ है दिव्यदान में धर्म विवर्धन कहा गया। कुणाल को दिव्यदान में क्या कहा गया है? धर्म विवर्धन। राज्य तरंगिणी के अनुसार उस समय, किस समय? जिस समय कुणाल का शासन था। राजतरंगिणी किसने लिखी थी? कल्हण ने लिखी। कल्हण किस भाषा में लिखी? संस्कृत भाषा में। कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है इससे। तो राजतरंगिणी के अनुसार उस समय, जिस समय कुणाल का शासन था, जालौक कश्मीर का शासक था। तारानाथ, ये तिब्बती लेखक हुए। तारानाथ के अनुसार अशोक का पुत्र वीरसेन गांधार का स्वतंत्र शासक बन गया था। कुणाल के अंधा होने के कारण मगध का प्रशासन उसके पुत्र संप्रति के हाथ में आ गया। तो अशोक का उत्तराधिकारी था कुणाल, और कुणाल अंधा हो गया तो इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र संप्रति। कुणाल के पुत्र दशरथ ने भी मगध पर शासन किया, जिसने नागार्जुनी गुफाएं आजीविकों, मिसप्रिंट हो गया ये, आजीविकों को दान में दी। अशोक ने भी आजीविकों के लिए बराबर की पहाड़ियों, बिहार में सुदामा, कर्ण चौपाड़, विश्व झोपड़ी गुफाओं का निर्माण, 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। तो कुणाल के पुत्र दशरथ ने भी मगध पर शासन किया और नागार्जुनी गुफाएं आजीविकों को दान में दी। कुणाल के पुत्र दशरथ ने, ये रिपीट हो गया है, कुणाल के पुत्र दशरथ ने भी मगध पर शासन किया, जिसने नागार्जुनी गुफाएं आजीविकों को दान में दी। बृहदर्थ अंतिम मौर्य सम्राट था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम मौर्य सम्राट 185 ईसा पूर्व के लगभग। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदर्थ। याद रखना, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ 185 ईसा पूर्व। तो बृहदर्थ अंतिम मौर्य सम्राट था। उसके ब्राह्मण मंत्री, जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, किसका मंत्री था ये? बृहदर्थ का। बृहदर्थ कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट। ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके मगध में शुंग वंश के शासन की नींव डाली। तो मौर्य वंश के बाद एक नए वंश की नींव डाली शुंग वंश की। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। कहाँ पर? मगध में। और पुष्यमित्र शुंग कौन था? बृहदर्थ का मंत्री था, सेनापति था, ब्राह्मण था, और इसने ही शुंग वंश की नींव डाली बृहदर्थ की हत्या करके। तो ये आज हमने अशोक का दम महामात्रों अभिलेखों के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट में हम मौर्य प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो को देखना। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कोई समस्या हो तो कमेंट करना। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।